हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू जर्नी विथ न्यू टॉपिक दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम डिस्कस करेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा, इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए, और फिर लास्ट में हम देखेंगे उसके थर्ड पार्ट में इवैल्यूएट करेंगे कि हम अप टू व्हाट लेवल इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेके सक्सेसफुल हुए। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नो, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो जनरली हमने ऑब्ज़र्व किया कि आफ्टर 1991 के बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तो पास कर दिया, उसके मेजर्स को हमने फॉलो किया, लेकिन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी में जब हम ये 3 मंत्रास फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इन प्रैक्टिकली हमने देखा कि जब तक हम डिसइन्वेस्टमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करना जो आज हम सीखने वाले हैं वो क्या होता है, अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस फॉलो, उसके बगैर लिबरलाइजेशन को अचीव करना, मार्केट जो मार्केट का लेवल है, यानी मार्केट लेवल के बहुत सारे सर्विसेज को एक्सपांड करना, वो इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उतने अपने लेवल को जो हमने एक्सपेक्टेड टारगेट्स रखे थे उसको अचीव नहीं कर पाएगी इफ़ वी विल नॉट अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो चलो देखते हैं आज हम कि ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है ना। जब हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट तो जनरली यहाँ पे क्या रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में उनकी जो इक्विटी है वो शेयर करती है, ऑफलोड करती है विथ प्राइवेट सेक्टर। ऐसे हम प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं बच्चों, यानी ये एक प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ इन्वॉल्व करना, चाहे ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना, या कभी कभी ओनरशिप अगर कुछ लिमिटेड परसेंटेज में हमने, जैसे बहुत से नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में उन्होंने कोशिश की कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको हम शेयर करें, यानी उनका जो शेयरिंग है गवर्नमेंट का रिड्यूस करते करते 26% तक हम लोग जो है अपने पास रखेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ शेयर्स विल बी शेयर्ड विथ द प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने ये कोशिश किया। अच्छा, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट था वो 2 तरह का होता है, पार्शल भी होता है, कंप्लीट भी होता है। यानी कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इक्विटी शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, प्राइवेट एंटिटी के साथ, प्राइवेट पर्सन्स के साथ शेयर करती है, लेकिन कभी कभी कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट होता है जिसमें 100% इक्विटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने रिसेंटली 2021 में आपने देखा, एयर इंडिया को उन्होंने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, टाटा ग्रुप को उन्होंने कर दिया। स्पेशली लगभग उन्होंने ₹18,000 करोड़ में उन्होंने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट यानी सेल कर दिया टू अ प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी टाटा ग्रुप को। यानी इस तरह से उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा यूनिट जहाँ से गवर्नमेंट को लगता है कि दे आर नॉट अर्निंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्पेशली 91 के बाद ये प्रॉब्लम्स देखे गए कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या यूनिट्स जो हैं जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी तरह से नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वो सिक यूनिट्स हैं। तो बट नेचुरल अभी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो रेमेडियल स्टेप्स लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप आता है डिसइन्वेस्टमेंट का, यानी दे विल ट्राई टू सेल ऑफ द सम शेयर्स, वो किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर कर देंगे। कभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, कभी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, इन सब में इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का होने की वजह से
उनका जो सिक यूनिट्स होने वाले यूनिट्स हैं, जो वो लॉसेस सफ़र कर रहे थे, नाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट अर्निंग यूनिट्स। तो इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं। तो जनरली जब हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन को अगर हम नैरो सेंस में देखें तो यहाँ सिंपली क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द स्टेट टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी जो स्टेट ओन्ड यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, उनको हमने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। जैसे स्पेशली हमने इस साल भी देखा कि BPCL जो है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, या RINL है यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हो, या पवन हंस है, ऐसे कंपनीज़ को कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट है, दे आर प्लानिंग टू गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, ऐसा नॉट ओनली दैट बट इन द लास्ट मंथ हमने देखा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हमने ये भी देख सुना कि जो LIC है वो IPO के थ्रू यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू दे आर गोइंग टू प्लान, यानी हमारी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम वो प्लान कर रही थी टू ऑफलोड इट्स 5% ऑफ इक्विटी, अपना स्टेक होल्डिंग जो है वो 5% पब्लिक के साथ शेयर कर रही है। तो इस तरह से क्या होता है, ये भी एक वन ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से क्या होता है, जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ इन्वॉल्व करते हैं, इसको हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर गो हैंड इन हैंड। तो इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, इसमें ओनरशिप चेंज होती है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफ़ी फंड्स जो हैं वो वहाँ पे रेज होते हैं। बहुत सारे मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। पर प्लस सबसे ज़्यादा हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जब बढ़ाया तो कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, इससे कंज्यूमर को एक बेटर क्वालिटी मिलती है, प्लस वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिलता है ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट को अगर हम प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे बेटर रिजल्ट्स लेके आता है। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, और इस डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे गवर्नमेंट के कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फॉर व्हाट पर्पस गवर्नमेंट अडॉप्ट डिसइन्वेस्टमेंट का पॉलिसी। ओके, जैसे हमने देखा कि जब तक हम लोग इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो जो हम चाहते हैं थ्रू लिबरलाइजेशन या मार्केटाइजेशन, हम अपनी लेवल को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट रेशो जो है वो बढ़े, तो उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। जो सिक यूनिट्स हैं उन्हें क्लोज़ करें, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को बेच दें, और उनमें से जो हमें रेवेन्यू रेज होगा फ्रॉम दैट प्रोसीड, गवर्नमेंट विल ट्राई टू डाइवर्ट दैट रिसोर्सेज टू सम अदर वे। और वो कैसे होता है दैट वी विल डिस्कस। तो पहला हमें लिखना है व्हाट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट, और उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को हम किस एंगल से ऑब्जर्व करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, यानी प्राइवेटाइजेशन मीन्स एनी प्रोसेस दैट रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस कर देता है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस which reduce the involvement of the state यानी गवर्नमेंट इन द ओनरशिप गवर्नमेंट का शेयर कम हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मैक्सिमम चला जाता है, एंड द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइजेस। जब इस तरह के चेंजेस, बदलाव हम देखते हैं तो दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस विच रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन द ओनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइजेस। जनरली ऐसा कहा जाता है। एक अलग अंदाज में भी हम देखते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर, हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस।
जो एक्चुअल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन उनका जो वर्किंग है, उनका जो मैनेजमेंट है, उसके लिए हम सब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। और प्लस जो फंड्स रेज होते हैं उससे न्यू टेक्नोलॉजी को हम इन्वॉल्व करते हैं, नए नए तरीके हम अडॉप्ट करते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े। एंड बिसाइड विथ दैट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन देखा जाता है। तो इस तरह से जो ये डिसइन्वेस्टमेंट है जिसको हम प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हम फॉलो करते हैं, तो हमने देखा प्राइवेटाइजेशन इज़ द जनरल प्रोसेस of involving private sector in the ownership या operation of state owned enterprises, किसी भी फॉर्म में कहो। अच्छा, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, जब हम प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो जनरली ये दो कैटेगरी में होता है। नंबर 1 डिसइन्वेस्टमेंट, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह से सिस्टमैटिक प्लान्ड उन्होंने एफर्ट्स ले, और लास्ट में हम उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे कि कितना प्रोग्रेस हमने अचीव किया ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है बच्चों, ये दो पार्ट्स में जनरली किया जाता है। फर्स्ट जो रहता है डिसइन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर। जब हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी हम क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर्स के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको सेल करते हैं टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके लिए पहला प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर। हम उसके इक्विटी शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को दे देते हैं ताकि वहाँ से फंड्स मिले। अच्छा, फंड्स भी रेज हो जाएंगे, रिसोर्सेज भी रेज हो जाएगा, कैपिटल भी मिल जाएगा, प्लस प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बट नेचुरल दे विल यूज देयर स्ट्रैटेजी, देयर ओन मैनेजमेंट स्टाइल, देयर ओन एफर्ट्स, देयर ओन टेक्नोलॉजी, सो दैट जितने भी उसमें ड्रॉबैक्स हैं उसको वो पॉजिटिव लेवल पे लेके आए, यानी जो लॉसेस हैं उसको हम प्रॉफिट्स में कवर कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द पब्लिक सेक्टर। और दूसरा जो रहता है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का दूसरा एंगल क्या रहता है, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय अलाउइंग द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा है फॉर देयर ओन पर्पस, जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं दे कैन गो ऑन, यानी वो सिर्फ एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। जैसे आप रेलवेज देखते हो, प्योर स्टेट मोनोपोली रहता है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें वी ऑलवेज फाउंड कि देयर गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन धीरे धीरे क्या कर रही है, गवर्नमेंट डी रिजर्व कर रही है, यानी वही गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही थी, नाउ दैट गुड्स विल बी आल्सो produced and supplied and given by the private sector, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इन्वॉल्वमेंट पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी हो गया। तो दो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के वेज हैं। पहला है डिसइन्वेस्टमेंट, जिस पे पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कैसे होता है बच्चों, बाय सेलिंग द इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा तरीका रहता है डी रिजर्वेशन of public sector by allowing the entry of private sector, कि चलो ये जो प्रोडक्ट है पहले हम प्रोवाइड करते थे, अभी आप भी आके इस पर्टिकुलर फील्ड में आप आके अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर हो, ये हमने एयर ट्रांसपोर्ट देखा, वाटर ट्रांसपोर्ट देखा, इसमें उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लिया, यानी डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय अलाउिंग द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के दो मेथड रहते हैं। फर्स्ट वन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर वेयर दे आर सेलिंग द इक्विटीज टू द प्राइवेट सेक्टर,
and second one is de-reservation of public sector by allowing the entry of private sector. यानी 10 यानी फाइनली यानी जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द सेल ऑफ इक्विटी, यानी वो इक्विटी किसको सेल करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को सेल करते हैं, एंड बॉन्ड कैपिटल विच इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, but now they will try to involve the private sector into it. So thus disinvestment involve the sale of equity and bond capital invested by the government in the public sector undertaking. But now instead of that, now they will try to involve private sector in that. वो private sector को involve करेंगे ताकि वहाँ से resources को raise करें, और वो रिसोर्सेज जो हैं फिर से फॉर द अदर पर्पसेस के लिए, यानी वो जो ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई दे हैव अडॉप्टेड द प्रोसीजर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीड क्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक यूनिट्स हैं, वहाँ पे कुछ लॉसेस मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट को फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास अभी तक ओल्ड टेक्नोलॉजी है. तो बाय डिसइन्वेस्टमेंट व्हेन दे विल गेट द रिसोर्सेज, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हें मिलते हैं समटाइम, वो जो डिसइन्वेस्टमेंट है बाय लिस्टिंग देयर शेयर्स, या समटाइम दे विल कोट द प्राइस फॉर दैट, या समटाइम दे विल डायरेक्टली सेल देयर इक्विटी एंड ट्रेड इट इन थ्रू द स्टॉक exchanges. So they adopt any method through the disinvestment, यानी लिस्टिंग के थ्रू, कोटिंग के थ्रू, या ट्रेडिंग इनडायरेक्टली ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है. अच्छा, इस डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, what are the objectives of adopting disinvestment by the government. अब पहला रहता है रेजिंग द रिसोर्सेज. बट नेचुरल जब प्राइवेट सेक्टर इस पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बनेगा, पार्ट बनेगा, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट व्हेन दे आर परचेजिंग द इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट विल रेज द फंड. नो, वो जो रेज फंड्स होंगे वो कहाँ यूटिलाइज होंगे, दे विल इंकर द कॉस्ट फॉर क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स. जो भी सिक यूनिट्स हैं उनको क्लोज करना है, उनके क्लोजर के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है, दे हैव टू फॉलो इट, एंड फॉर दैट दे हैव टू इंकर अ ह्यूज एक्सपेंडिचर. सो वहाँ से पहला एक्सपेंडिचर तो वहाँ जाता है. सेकंड एक्सपेंडिचर जाता है क्योंकि व्हेन दे आर क्लोजिंग दैट यूनिट्स, वो यूनिट्स को क्लोज कर रहे हैं, यानी उस समय सम एम्प्लॉयज़ पर्सनल दे हैव टू बी डिस्प्लेस्ड, उन्हें डिस्प्लेस करना है. अच्छा, फॉर देम they have to give some compensatory payment, उन्हें compensatory payment भी देना है, जिसे हम क्या कहते हैं, VRS स्कीम, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. अब उस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आपको अपने पर्सनल को, अपने स्टाफ को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो उन्हें भी तो काफ़ी अच्छा आपको पेमेंट देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड है, तो इट रिक्वायर अ ह्यूज फंड टू मेक द पेमेंट टू दोज पर्सनल. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो दैट रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनल, उनके लिए देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ को सेटिस्फाई करके देना है. या समटाइम ऐसा भी रहता है कि गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर सम एक्सपेंडिचर फॉर द रीट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, क्योंकि हमारा सेकंड जो हमारा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनल. गवर्नमेंट रेस करती है फंड्स को रेस करती है, क्यों, ताकि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सिक यूनिट्स हैं उन्हें हम सिस्टमेटिकली लीगल प्रोसीजर के साथ क्लोज कर दें. तो खर्चा आता है, उनकी जितनी लायबिलिटीज़ हैं उन्हें पे ऑफ करना है, वहाँ खर्चा आता है, प्लस जितने भी VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू जितने भी लेबर्स हैं जिन्हें आप रिमूव कर रहे हो तो उन्हें कॉम्पनसेटरी आपको पेमेंट देनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए. तो फॉर ऑल दीज पर्पस गवर्नमेंट रेज द फंड. सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहता है रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनल. डिस्प्लेस यानी जिन्हें आपने हटा दिया,
उन पर्सनल को आपको रिहैबिलिटेट करना है, यानी उन्हें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए वीआरएस के थ्रू हमेशा गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो पहले तो उन्हें फंड्स देना, प्लस उन्हें ग्रेचुइटी, उन्हें प्रोविडेंट फंड, प्लस सम टाइम इफ पॉसिबल they will provide retraining for those staff so that they can adjust in some other enterprises, ताकि वो दूसरे enterprises में भी अपने आप को adjust कर पाए। तो उसके लिए भी तो काफ़ी खर्चा चाहिए, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा? तो वो खर्चा गवर्नमेंट इन्हीं फंड्स में से जो प्राइवेट सेक्टर से लेती है वहीं से एडजस्ट करती है, क्योंकि इन सब में हैवी कॉस्ट इंकर रहता है, ह्यूज एक्सपेंडिचर आता है, दैट इज इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनल। अगर पर्सनल वर्ड आपको नहीं समझ में आया तो स्टाफ, तो वहाँ से पर्सनल यानी स्टाफ को रिहैबिलिटेट करना है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए, ताकि आगे चल के विदाउट जॉब हो जाएंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट या कॉम्पनसेट करती है, और वो फंड्स उनके लिए मेजर हिस्सा जो है वो वहीं पे यूटिलाइज हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट विल गेट इनफ फंड्स जो सिक यूनिट्स को क्लोज करने में काम आते हैं, प्लस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में लेबर्स को देने में काम आता है, या सम टाइम उनके रीट्रेनिंग के लिए भी जो खर्चा आता है दैट इज आल्सो इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट, और प्लस रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनल या डिस्प्लेस्ड स्टाफ। ओके बच्चों, थर्ड है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। नाउ गवर्नमेंट अडॉप्ट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के थ्रू व्हेन दे आर सेलिंग देयर इक्विटीज टू अ प्राइवेट सेक्टर और टू अ पब्लिक, एनीवे दे विल गेट अ फंड्स। अच्छा, वो फंड्स जो है वो गवर्नमेंट डाइवर्ट करती है, रिसोर्ट करती है टू दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ द सम सिक यूनिट्स। कुछ ऐसे यूनिट्स जो सिक होने वाले हैं, बट देयर आर चांसेस दे कैन बी रिवाइव, हम उन्हें रिवाइव कर सकते हैं अगर हम उनमें कुछ इंटरनल चेंजेस करें, एक्सटर्नल हम उसमें चेंजेस करें। तो वो चेंजेस चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो, वो चेंजेस के थ्रू वी रिक्वायर फंड्स। तो वो फंड्स लाके वी विल ट्राई टू रीस्ट्रक्चर दे, हम उन्हें रीस्ट्रक्चर करते हैं, सम टाइम इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, sometime external restructuring. Anyway, they will try to find out कि where is the problem lie and they will try to find out the solution according to that. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट से जो आया हुआ पैसा है they will try to divert those funds to those units, to those companies which are on the verge of becoming chronically sick, जो losses suffer कर रहे हैं। लेकिन देयर आर सम चांसेस, हम उन्हें रिवाइव कर सकते हैं, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके उन्हें डूबने से बचा सकते हैं। तो ये फंड्स वहाँ डाइवर्ट किए जाते हैं जो क्रॉनिकली सिक होने के वर्ज पे हैं, एज पे हैं। लेकिन अगर हमने उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किया, हमने उनमें मैनेजमेंट चेंज किया, HR डिपार्टमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया, मार्केटिंग रिसोर्सेज को हमने काफ़ी अपग्रेड कर दिया, तो ये सब चीज़ें अगर हमने कर दिया तो दैट इज़ कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इससे भी काफ़ी बदलाव आता है और इसके लिए चाहिए फंड्स जो मिलते हैं थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, फिफ्थ है रिटायरिंग पब्लिक डेब्ट। रिटायरिंग मीन्स टू पे ऑफ, हमें पे ऑफ करने हैं पब्लिक डेब्ट। सम टाइम ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक डेब्ट का प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और स्पेशली द एक्सटर्नल डेब्ट विच इज़ टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, और उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सम टाइम गवर्नमेंट इज अनेबल टू पे दोज इंटरेस्ट चार्जेस। सो इन ड्यू टू दैट पब्लिक डेब्ट का प्रेशर गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। What they will do, they will try to sell off the equity of some public sector undertaking, and whatever funds they will get,
they will try to pay off those public debt. And especially जो treasury bills हैं, जो ट्रेजरी बिल्स जो शॉर्ट टर्म, वी नो दैट, क्योंकि हमने मनी मार्केट किया हुआ है और मनी मार्केट में हमेशा शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लेंडिंग होती है, एंड दैट बोरिंग यू हैव टू पे दैट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और वो शॉर्ट टर्म फंड जो रहते हैं वो आपको उस पीरियड में जो हमने ट्रेजरी बिल्स के थ्रू लिया हुआ है वो हमें पे करना है। तो उसके लिए स्पेशली सम टाइम गवर्नमेंट विल ट्राई टू सेल ऑफ सम ऑफ देयर पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और वो डिसइन्वेस्टमेंट से वॉट एवर फंड्स दे विल गेट इट, दे विल स्पेशली they will try to buy back the treasury bills from that banks, वो बैंक से परचेज कर लेते हैं, यानी अपना डेप्ट का प्रेशर रिड्यूस कर दिया। क्योंकि डेप्ट का प्रेशर कम हुआ, कर्जा उन्होंने उतार दिया, तो इंटरेस्ट का भी बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, यानी इससे हमारी इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ती है। तो उसके लिए सम टाइम टू पे ऑफ द पब्लिक डेप्ट, टू रिटायर द पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट अडॉप्ट डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर। ओके बच्चों, देन फिफ्थ वन, रेजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब ये तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है डिसइन्वेस्टमेंट का, वाई गवर्नमेंट अडॉप्ट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, क्योंकि उसके पीछे बेसिक रीज़न ये रहता है, व्हेन द प्राइवेट सेक्टर दे इन्वॉल्व विद द पब्लिक सेक्टर, दे विल ब्रिंग सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मैनेजमेंट में चेंजेस होगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को हम चेंज करेंगे। तो ये सब बदलाव जो होगा फॉर व्हाट पर्पस, तो इंक्रीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, और जब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ती है तो कॉस्ट पर यूनिट विल गो डाउन। तो हमारी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से वन बेनिफिट वी विल गेट, आवर एक्सपोर्ट लेवल विल गो ऑन इंक्रीजिंग, यानी लिबरलाइजेशन का फ़ायदा हमें मिलेगा, मार्केटाइजेशन का फ़ायदा हमें मिलेगा, एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट विद द डिफरेंट कंट्रीज़ हमें मिलेगा, यानी ग्लोबलाइजेशन का भी बेनिफिट हमको एंजॉय करने वाले हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट बेनिफिट, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे हमारा मेन एम ये रहता है टू रेज द प्रोडक्टिव एफिशिएंसीज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमें उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, कॉस्ट को इतना रिड्यूस करना है कि आवर गुड्स बिकम चीपर एट द इंटरनेशनल मार्केट, सो दैट बिजनेस इतना बढ़े, इतनी प्रोडक्शन बढ़े, ताकि उसकी वजह से इनकम, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट, एलिमिनेट पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। अब जनरली हमने बैंकिंग सेक्टर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंश्योरेंस सेक्टर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें हमने रीसेंट ट्रेड में एक प्रॉब्लम इशू हमने देखा था, दैट इज़ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। क्योंकि बहुत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में देयर इज़ डायरेक्ट इंटरफियरेंस ऑफ सम पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। नॉट ओनली दैट, उसकी वजह से फंड्स जो है वो अनप्रोडक्टिव सोर्सेज की तरफ डाइवर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते। तो ये रीज़न है कि व्हेन दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विल बी सोल्ड टू अ प्राइवेट सेक्टर, अब ओनर्स ही बदल गए, तो बट नेचुरल मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स हैं, दे विल नॉट इंटरफियर इन एनी डिसीजन, उनका इंटरफियरेंस कम हो जाएगा, और उसकी वजह से वॉट एवर टारगेट्स दे विल प्लान, दे कैन मूव अकॉर्डिंग टू देयर प्लानिंग, वो अपनी प्लानिंग की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। जितने भी ड्रॉबैक्स पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से आते हैं, उनको स्टाफ जो है वो एफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, उनके डिसीजन मेकिंग में उनका इंटरफियरेंस था, उनके फंड्स अनप्रोडक्टिव वे की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, वो सब प्रॉब्लम्स डिसअपीयर, गायब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत से अंडरटेकिंग्स में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है, कि ये चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि ये फंड्स इसको देना है, वो अनप्रोडक्टिव है, उन्होंने यूज़ किया फॉर इलेक्शन पर्पस, यूज़ नहीं हुआ प्रोडक्टिव पर्पस की वजह से, तो हाउ वी विल अर्न द प्रॉफिट,
यानी वी विल नॉट अचीव अवर एक्सपेक्टेड टारगेट्स, हम टारगेट ही नहीं अचीव कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए व्हेन वी विल सेल आवर इक्विटीज़ या बॉन्ड कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर, व्हेन प्राइवेट सेक्टर विल इन्वॉल्व इन ओनरशिप या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रोलिंग या डायरेक्शन या सुपरविजन, तो दे विल टेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, यानी हमारा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस गायब, और जब वो गायब तो वी कैन अचीव आवर एक्सपेक्टेड टारगेट्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब ये भी हमारा एम था। हम डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हम इस पॉलिसी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू द पब्लिक सेक्टर। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 2021 में एयर इंडिया को सेल किया टू अ टाटा ग्रुप, उन्होंने इसको सेल किया फॉर द 18,000 करोड़ में। अब ये उन्होंने उसमें कर दिया। नाउ द टाटा ग्रुप व्हाट ही डिड, वो क्या कर रहा है, अब उसी सेम एयर इंडिया को जो वो लॉस मेकिंग था अंडर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। वो कैसे हुआ? ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। दे विल ऑलवेज चेंज देयर टेक्नोलॉजी, they will always bring the upgraded and sophisticated technology in the production। जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड करते हैं विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही प्राइवेट सेक्टर की स्पेशलिटी है। तो इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के पीछे हमारा मेन रीज़न इज़ ऑलवेज टू अपग्रेड। हमें अपग्रेड करना है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि टाइम आफ्टर टाइम वी ऑलवेज फॉलो कि देयर इज चेंजेस इन द इकोनॉमी, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ वी विल नॉट परफॉर्म वेल, वी कैन नॉट एक्सपेक्टेड वी विल अचीव अवर टारगेट्स। तो वो टारगेट्स अगर हमें अचीव करना है, इकोनॉमी के पेस के साथ हमें चलना है, तो बट नेचुरल फंड्स तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है। न्यू टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एंड फॉर दैट सेक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर विल हेल्प आवर सो मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू ब्रिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, सो दैट फिर से हमारा जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वी रिक्वायर फंड्स, और उस फंड्स के लिए अगेन वी विल रिसोर्ट टू अ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लास्ट, बेनिफिट्स टू अ कंज्यूमर। हमने शुरू से ही कहा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 की थी, जिसके 3 मंत्रास थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनका मेन एम क्या था? वी रिक्वायर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, नॉट ओनली इन आवर होम कंट्री और डोमेस्टिक कंट्री बट इन द फॉरेन कंट्री। हर जगह हमें कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन चाहिए। एंड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट हमने क्या देखा? हमारे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई, मॉडर्नाइजेशन चेंज हुई, सब चेंजेस आए। एंड कस्टमर ऑलवेज रिक्वायर द वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी एट लो कॉस्ट पे मिल जाए, बेटर प्राइसेस पे मिल जाए, डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट डिज़ाइंस में मिल जाए, तो कस्टमर ऑलवेज परचेज द न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उसके सेटिस्फैक्शन के लिए यू ऑलवेज प्रोवाइड द डिफरेंट गुड्स विथ द डिफरेंट रेंज। आप डिफरेंट रेंज के हिसाब से, डिफरेंट डिज़ाइंस के हिसाब से, डिफरेंट प्राइसेस के हिसाब से आप प्रोवाइड करो। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से हमने जनरली ऑब्जर्व किया कि बेनिफिट्स टू अ कंज्यूमर ज़्यादा अचीव हुए, क्योंकि यही रीज़न था, हमें प्रोवाइड करना था कस्टमर को बेटर क्वालिटी, मोर क्वालिटी, और स्पेशली एट लो प्राइस। अगर हम लोग से लो प्राइस में, क्योंकि व्हेन यू आर अडॉप्टिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, when you will produce at the large scale, तो cost per unit will go down, and due to that lower price की वजह से you will get the better response from the customer, तो हमें काफ़ी अच्छा response मिलता है। तो ये है benefits to the consumer। So these 8 points ये objectives हैं of the disinvestment policy। क्या देखा? रेजिंग द रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज रेज करने हैं ताकि हमारे जो सिक यूनिट्स हैं उनको हम प्रॉपरली विथ लीगल प्रोसीजर के साथ क्लोज कर सकें।
नॉट ओनली दैट, लेकिन उसके साथ साथ जिन लेबर्स को आप रिटायर कर रहे हो, उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हो, उन्हें भी आप कॉम्पनसेटरी अमाउंट दे पाओ। प्लस रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल द डिस्प्लेस्ड पर्सनल यानी स्टाफ, या तो उनके रीट्रेनिंग के लिए या उनको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करो ताकि उनको आफ्टर डिस्प्लेसमेंट के बाद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट नीड डिसइन्वेस्टमेंट का पॉलिसी। थर्ड हमने देखा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, ताकि जो फंड्स उन्हें मिलेंगे तो वो ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डाइवर्ट कर सकें विच आर ऑन द एज ऑफ वर्ज ऑफ क्रॉनिकली सिक, लेकिन हम उनको रिवाइव कर सकते हैं, हम उस यूनिट्स को हम टोटली इम्प्रूव कर सकते हैं और लॉसेस में से प्रॉफिट की तरफ उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं। फोर्थ, रिटायरिंग द पब्लिक डेट, जो फंड्स मिलेंगे उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स में, उन्होंने जहाँ से कर्जा लिया होगा उनको हम वापस करेंगे, और स्पेशली टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स वो शॉर्ट टर्म रहते हैं और वो काफ़ी जो है आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए देती ही रहती, तो उन सबको हमें पे ऑफ करना है। तो ये सब बाइंग बैक ऑफ ट्रेजरी बिल्स। देन रेजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर का होना बहुत ज़रूरी है। प्लस न्यू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए भी इसका होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि न्यू फंड्स आएंगे तो वी कैन बोरो द न्यू टेक्नोलॉजी, वी कैन इंस्टॉल द न्यू मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड एंड कंप्यूटराइज्ड मशीनरी, जिनकी स्पीड एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे विल ट्राई टू एलिमिनेट द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऑल द ड्रॉबैक्स विल बी रिड्यूस, क्योंकि नाउ एंटायर कंट्रोल विल बी डाइवर्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। And last but not the least, that benefits to the consumer. Yani due to disinvestment, we will try our maximum efforts to provide the better quality to the consumer, then wider and the more range of the different goods and services to the consumer, so that customer will be satisfied at the highest level. And the best thing, that those goods should be provided at the lowest price. ओके बच्चों, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। जिस तरह से हमने डिस्कस किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। So yes, my dear students, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.